दोस्तों, आज मैं आपके साथ आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है डिविडेंड डिसीजन। दोस्तों, ये चैप्टर काफी आसान है और काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। थोड़े से लिमिटेड क्वेश्चंस के अंदर हम काफी कुछ इसके अंदर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, फिर देरी किस बात की। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा डिविडेंड का चैप्टर, जिसमें हम सबसे पहले आपके साथ करने वाले हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और उसके बाद करेंगे एकदम से क्वेश्चन, ताकि आपका बेटा पूरा ये टॉपिक एकदम हो जाए 10 on 10, एकदम मस्त तरीके से आपके लिए क्लियर हो जाए। ठीक है, और भाई इसमें से पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ठीक है, चलो तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, सर ये डिविडेंड होता क्या है। तो बेटा डिविडेंड होता है, इट इज अ काइंड ऑफ अ रिटर्न टू शेयर होल्डर्स। जो भी हमने जिन लोगों से पैसा लिया था, प्राइमरीली शेयर होल्डर से पैसा लिया था, उस पैसे के बदले उनको क्या पे करना है, समथिंग इन रिटर्न पे करना है। उनको उस पैसे के बदले उनकी कमाई देनी है, तो वो हम देते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो प्राइमरीली इट इज रिटर्न टू बेटा शेयर होल्डर्स। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास दो शेयर होल्डर होते हैं बेटा, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस। बात तो ठीक है। अब दोस्तों प्रेफरेंस वाले जो होते हैं, इनके केस में जो परसेंटेज ऑफ डिविडेंड है या जो हमारे पास डिविडेंड देना है बेटा, ये ऑलरेडी फिक्स होता है। भाई इसके लिए हमने पहले से ही इनसे वादा कर रखा है कि आपको इतने परसेंट पर डिविडेंड देंगे। प्लस नॉर्मली हमारे जब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, तो वहां पर आपको ये भी फाइनल डिसाइड नहीं करना है कि डिविडेंड देना है या नहीं देना, तो इनको तो देना ही है, परसेंटेज पहले से डिसाइडेड है। बट इक्विटी के केस में हम कहते हैं यहां पर आपको बेटा डिसीजन लेना पड़ता है, यहां पर डिसीजन टू बी टेकन होता है, यहां पर वी हैव टू टेक डिसीजन और वी हैव टू डू डिसीजन मेकिंग। अब यहां पर दो डिसीजन बेटा कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला, डिविडेंड पे करें या ना, यानी कि पे और नॉट टू पे। भाई सबसे पहला, पे करना है या नहीं करना, एक तो बेटा ये फैसला। दूसरा, अगर पे करना है हाउ मच टू पे, अगर इफ यस है तो बेटा हाउ मच टू पे, आपको ये भी डिसाइड करना है। तो यहां पर ये दो फैसले मेनली डिविडेंड से रिलेटेड लेने होते हैं। अब दोस्तों डिविडेंड का जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो हमारे पास कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हम बाकी चैप्टर्स में ऑलरेडी कवर कर लेते हैं, वो हम यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे टर्म्स यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। तो अगर हम कुछ टर्म्स की बात करें, जैसे कि बेटा सबसे पहले हमारे पास आता है हमारा ईपीएस, दैट इज अर्निंग पर शेयर। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, जो पैसा है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। जितना इक्विटी वालों के लिए कमाया और डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ शेयर्स है, ताकि उनमें एक शेयर में कितना हिस्सा आएगा। डिविडेंड पर शेयर, तो डिविडेंड डिवाइडेड बाय इक्विटी, बट्टा तो इनमें ही है। या आप इसको बेटा ईपीएस इंटू डीपी रेशो से भी निकाल सकते हो। सर डीपी रेशो होता है बेटा डिविडेंड पे आउट रेशो। अब जो कमाया उसमें से कितना परसेंट बांटा, जो हमने जनरेट करा, जो अर्न करा, उसमें से कितना परसेंट बांटा। तो ये बेसिकली आपका क्या निकल जाएगा, 100 माइनस रिटेंशन रेशो से भी निकल सकता है। रिटेंशन रेशो का मतलब हो गया जो नहीं बांटा, तो ये बेसिकली जो बांटा उसको 100 में से माइनस कर दो। तो कई बार एग्जामिनर रिटेंशन रेशो दे देगा, कभी बेटा डीपी रेशो दे देगा, तो जैसा डेटा देगा उसके अकॉर्डिंगली हमें उसको ट्रीट करना पड़ेगा। आप रिटेंशन रेशो को बेटा बी के नाम से भी जानते हैं, सो वी कॉल इट एज स्मॉल बी ऑल्सो। फिर डिविडेंड रेट। अब देखो हमने ऊपर पढ़ा डिविडेंड पे आउट रेशो, पे आउट का मतलब है जो कमाया उसमें से कितना बांटा। अब डिविडेंड रेट का मतलब है जो भैया डिविडेंड बांटा वो कितना परसेंटेज बांटा। तो डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पर पे करती है कंपनी बेटा, ऑफिशियली वो अनाउंस जो करती है फेस वैल्यू पर। सो फेस वैल्यू का इतना बांटा बेटा, ये परसेंटेज आ गया। अब एक वर्ड आता है बेटा यील्ड। यील्ड मतलब होता है रिटर्न, रिटर्न विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट प्राइस। तो अगर हम बात करें बेटा डिविडेंड यील्ड, तो अगर हम शेयर खरीदते हैं, दैट इज आज हम इसका बदला एमपीएस पे शेयर खरीदते हैं, इसके बदले कितना परसेंट विल बी द रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। मार्केट से जब आपने शेयर परचेज करा तो आपके पास दो चीजें हैं, या तो डिविडेंड या कैपिटल गेन। तो डिविडेंड कितना परसेंट होगा एज कंपेयर टू द मार्केट प्राइस, वो हो गया। सिमिलरली अर्निंग यील्ड, अब कंपनी ने कितना रिटर्न जनरेट करा या कंपनी ने एक शेयर होल्डर के लिए क्या कमाया, तो दैट वुड बी ईपीएस विद रिगार्ड टू मार्केट प्राइस। इसके अलावा हमारे पास आता है बेटा पीई रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो। तो प्राइस और अर्निंग दैट इज एमपीएस अपॉन पीई रेशो। ईपीएस ये बेटा हमेशा टाइम्स में आएगा।
अब हमें एक कॉन्सेप्ट कई बार यूज करना पड़ जाता है, दैट इज पीई रेशियो इज इक्वल टू 1/ke। ये वाला कॉन्सेप्ट बेटा और यूज हो जाता है। ये हम आपके साथ अलग अलग टॉपिक्स में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर से बेटा बेसिकली डिराइव हुआ है, तो ये हम आपके पास बन सकता है पीई रेशियो इज इक्वल टू 1/ke। अब सर हम बात करते हैं जरा डिविडेंड की पॉलिसी की। आखिरकार ये डिविडेंड की पॉलिसी डिसाइड कैसे होगी? मैंने कहा देखो जी, हमने बोला दो ऑप्शन है, पहले दो डिसीजन मेकिंग है। पहला डिविडेंड देना है या नहीं देना, दूसरा देना है तो कितना देना है। तो अब जितनी भी हमारी डिविडेंड की पॉलिसीज है बेटा, हमने उनको दो अलग अलग एस्पेक्ट्स या दो तरीकों से स्टडी करना होता है। तो इसमें दो अलग अलग अप्रोचेस हमारे पास हैं। कुछ लोगों ने कहा कि यस, डिविडेंड इज अ रेलिवेंट थिंग। डिविडेंड बेटा रेलिवेंट होने का क्या मतलब है? डिविडेंड बेटा रेलिवेंट होने का मतलब है कि भाई इसकी वजह से हमारे फैसलों पर फर्क आएगा। फैसले बोले तो बेटा हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स पर फर्क आएगा। जबकि कुछ लोगों ने बोला चल पगले, ऐसा कुछ नहीं होता, डिविडेंड की वजह से हमारे पास कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। तो डिविडेंड बेटा हमारा क्या बन जाता है? इररेलेवेंट। तो इन्होंने बोला कि भाई रेलिवेंट वालों ने कहा डिविडेंड की वजह से फर्क आएगा। किस चीज पर प्राइमरीली फर्क आएगा? तो इन्होंने बोला भाई इसकी वजह से मार्केट वैल्यू गेट्स अफेक्टेड। जो भी आपकी मार्केट वैल्यू है उसमें बदलाव आएगा, उसमें चेंज आएगा। अब जब मार्केट वैल्यू में इंपैक्ट आएगा तो यहां पर हमने बोला कि भाई ये लोग क्या मानते हैं, क्यों आएगा? ये लोग मानते हैं कि भाई देखो फ्यूचर अनसर्टेन है, हमें फ्यूचर के वादे नहीं चाहिए, हमें आज की बात करो। फ्यूचर अनसर्टेन है तो इसका मतलब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग प्रेफर करते हैं कि आप जो अभी पैसा दोगे वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है रादर देन फ्यूचर के प्रोमिसेस। तो भाई ये इनकी अप्रोच है रेलिवेंट वालों की क्रक्स में। अगर हम इररेलिवेंट की बात करें तो बेटा इनका क्या था? तो इन्होंने बोला कि भाई मेरी जो मार्केट वैल्यू है डज नॉट अफेक्ट, हमारी मार्केट वैल्यू बेटा बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगी। देयर विल बी नो अफेक्ट ऑन द मार्केट वैल्यू। आप डिविडेंड बांटो या मत बांटो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब इन लोगों ने क्या बोला? इन लोगों ने बोला भाई प्रेफर, ये कहते हैं भाई हमें हायर रिटर्न चाहिए, हमें हायर रिटर्न जनरेट करना है, हमें ये मतलब नहीं है कि आप वो अभी दो या फ्यूचर में दो। सो सबसे पहले तो बेटा दोनों अप्रोचेस के फंडास क्लियर। अब अगर हम यहां पर बात करें बेटा रेलिवेंट मॉडल में, तो रेलिवेंट मॉडल में हमारे पास दो अप्रोचेस है जो हमें स्टडी करनी होती है। एक हमारे पास होती है बेटा वॉल्टर मॉडल और एक हमारे पास होता है बेटा गॉर्डन मॉडल। ठीक है जी, या आप इसको डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल एक्चुअली बोलते हैं। हम इसको बेटा एक्चुअली में डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल बोलते हैं। तो ये आपके पास बच्चा पहले तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बनता है। अब ये डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के फर्दर तीन ऑप्शंस होते हैं। आप इसको बेटा तीन अलग अलग तरीकों से अभी मेरे साथ समझोगे, सीखोगे। तो पहला हमारे पास होता है जीरो ग्रोथ, यानी कि आप ये मानोगे हमारे पास कोई ग्रोथ ही नहीं है। फिर अगला होता है बेटा कांस्टेंट ग्रोथ, जहां पर आप मानते हो हमारा जो फर्म है वो एक कांस्टेंट नंबर से ग्रो करेगी। आप इसी को दूसरे शब्दों में गॉर्डन मॉडल भी बोलते हो। और तीसरा होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल ग्रोथ। यहां पर ग्रोथ तो होगी और वो जो ग्रोथ का रेट है वो बार बार बदलता रहेगा, एक कांस्टेंट नंबर नहीं होगा। कुछ साल में कुछ होगा, देन इट विल इंक्रीज एंड चेंज। ठीक है जी। अब बात करते हैं इररेलिवेंट वाले लोगों की। तो इररेलिवेंट वाले लोगों ने बेटा क्या बोला? इररेलिवेंट के अंदर भी हमारे पास दो अलग अलग अप्रोच होती है। एक हमारे पास होगी बेटा रेजिडुअल अप्रोच और एक हमारे पास होती है एमएम अप्रोच। तो ये हमारे पास बेटा दो इसके अंदर आएंगे। इन वाली साइड वाले लोगों ने बोला भाई डिविडेंड की वजह से आपके डिसीजन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डिविडेंड इज गोइंग टू रिमेन इररेलिवेंट। भैया ये आपका इररेलिवेंट होने वाला है, इसकी वजह से कोई भी इंपैक्ट आपके पास नहीं आने वाला। जबकि इन्होंने बोला नहीं भाई साहब डिविडेंड की वजह से पूरा पूरा इंपैक्ट आएगा। सो डिविडेंड इज अ वेरी वेरी रेलिवेंट थिंग। आई होप दोस्तों पहले इतनी बात आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, चलो ये वाला मैटर हो गया। अब हम चलते हैं बेटा सबसे पहले मॉडल पर। पहले वॉल्टर पढ़ेंगे, फिर डिविडेंड डिस्काउंट, रेजिडुअल, एमएम। पहले इस सीक्वेंस में चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा हमारा वॉल्टर मॉडल, वॉल्टर मॉडल क्या कहता है? वॉल्टर मॉडल कहता है भैया मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा अगर आज का प्राइस आपको चाहिए तो आज का प्राइस चाहिए तो इन्होंने बोला भैया जो फ्यूचर में पैसा मिलना है उसकी वैल्यू निकाल लो। फ्यूचर में क्या क्या मिलना है?
फ्यूचर में एक तो बेटा डिविडेंड मिलना है, तो आपके पास सबसे पहले तो डिविडेंड का पैसा आ गया। फिर उसके बाद जो रिटेन्ड अर्निंग है वो अब कंपनी ने रख लिया, बट उसकी जो कमाई होगी वो तो कंपनी की। तो बेटा E माइनस डी, एक शेयर का रिटेन्ड अर्निंग डिवाइडेड बाय के करेंगे अमाउंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, इसको इन्वेस्ट करके आर कमाएंगे, तो ये हमारा रिटर्न आ गया। तो एक तो ये रिटेन्ड अर्निंग का रिटर्न और ये डिविडेंड, इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू बेटा इनफाइनाइट सीरीज के लिए तो अपॉन में के। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंफिनिटी या इनफाइनाइट सीरीज जो होती है बेटा उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है, अमाउंट डिवाइडेड बाय रेट। तो ये अमाउंट हो गया। हम तो यही मानते हैं बेटा कंपनी की लाइफ इनफाइनाइट है, तो कंपनी की लाइफ इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट ईयर्स तक मिलेगा। तो अमाउंट डिवाइडेड बाय रेट आपकी प्रेजेंट वैल्यू बेटा रेडी हो गई। तो ये आपके पास सबसे पहले क्या निकल कर आ गया, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। इसमें ई हो गया बेटा अर्निंग पर शेयर, डी हमारे पास डिविडेंड, के हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी, रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, डिस्काउंट रेट। आप इसको तीनों में से कुछ भी मान लो। मैं अपनी भाषा में बोलूं तो बेटा मैं इस के ई को मानता हूं, ये मैं मानता हूं बेटा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर। ये वो रेट है जिस पर इन्वेस्टर कमाएगा, ये बेटा वो रेट है जिस पर इन्वेस्टर अपना रिटर्न जनरेट करेगा, कि इन्वेस्टर इतना पैसे से मार्केट में पैसा जनरेट करेगा। फिर आता है बच्चा आर, आर का मतलब हो गया रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हो जाएगा बेटा कंपनी रिटर्न, कि कंपनी इस रेट पर पैसा जनरेट करेगी। तो ये हमारे पास दो रिटर्न्स आ गए, एक हमारे पास आ गया रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर जो हमारे पास आ गया, दूसरा बेटा कंपनी रिटर्न जो कंपनी कमाएगी, यानी कि ये बेटा इन्वेस्टर कमाएगा, ये कंपनी। अब देखो अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है कि शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़नी चाहिए। अब वॉल्टर ने बोला कि सबसे बेस्ट डिविडेंड पॉलिसी या आपको कितना डिविडेंड देना चाहिए। पहली बात इन्होंने बोला डिविडेंड तो दो, डिविडेंड रेलिवेंट है, डिविडेंड देना चाहिए। अब मुद्दा आता है बेटा कितना देना चाहिए, कितना देना चाहिए। तो इन्होंने बोला भैया इन दोनों को कंपेयर कर लेना, दैट इज इन्वेस्टर कितना कमा रहा है वर्सेस कंपनी कितना कमा रही है। जो ज्यादा कमा रहा है उसके अकॉर्डिंगली फायदा होगा और उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन मेकिंग कर लो। मैंने कहा ठीक है। कहता है देखो जी आर इज ग्रेटर देन के ई। आर का मतलब क्या हो गया बेटा, कंपनी ज्यादा कमा रही है शेयर होल्डर से। अगर हम इस पॉइंट को स्टडी करें तो बेटा हमारे पास क्या हो गया, कंपनी आर ज्यादा है के ई से, तो कंपनी ज्यादा कमा रही है हमारे शेयर होल्डर से। प्लीज चेक, कंपनी बेटा ज्यादा कमा रही है हमारे शेयर होल्डर से। आप चेक कर सकते हैं बेटा यहां पर कंपनी ज्यादा कमा रही है, कंपनी ज्यादा कमा रही है शेयर होल्डर से। बेटा अगर कंपनी ज्यादा कमा रही है शेयर होल्डर से तो क्या होगा, तो पैसा कंपनी के पास रहने देते हैं, शेयर होल्डर को नहीं देते, तभी हमारा पैसा ज्यादा ग्रो करेगा। तो जब कंपनी के पास पैसा रहने दे इसका मतलब आपको डिविडेंड देना चाहिए जीरो, आपको डिविडेंड जीरो देना चाहिए, सारा पैसा कंपनी के पास, वो आगे इन्वेस्ट करके और ज्यादा कमाएगी। अगर ये वाली सिनेरियो है मतलब शेयर होल्डर ज्यादा कमा रहा है कंपनी कम कमा रही है। चेक करिए बेटा शेयर होल्डर ज्यादा कमा रहा है कंपनी कम कमा रही है, तो भैया अगर पैसा कंपनी के पास रखा तो नुकसान होगा। तो इससे बढ़िया है ये पैसा बेटा सारा का सारा किसको पास ऑन कर दीजिए, ये सारा का सारा पैसा आप पास कर दीजिए अपने शेयर होल्डर को। तो शेयर होल्डर को पास करने का मतलब है आप उसे बेटा कितना डिविडेंड देंगे, 100% डिविडेंड देंगे आप उसे, आप पूरा का पूरा 100% डिविडेंड उसे देंगे। अगर बेटा ये दोनों बराबर है दैट इज आर और के ई बेटा बराबर है, अगर ये दोनों बराबर है तो दोनों बराबर कमा रहे हैं, अब आप जो मर्जी करिए इट डज नॉट मैटर। तो एवरी पे आउट रेशियो इज ऑप्टिमम, आप कोई भी रख लीजिए सब पे वैल्यू बराबर आएगी। अब ये जो है ये वाला केस, कंपनी ज्यादा कमा रही है इन्वेस्टर के पास अपॉर्चुनिटी कम है, सो कंपनी इज अ ग्रोइंग कंपनी, आपने पैसा अच्छी जगह लगाया हुआ है। अगर ये वाला केस है तो कंपनी बेटा डिक्लाइन पर है, आप शेयर होल्डर से भी कम कमा पा रहे हो, मतलब मार्केट में अपॉर्चुनिटी बहुत है आपके पास नहीं है, तो आपकी कंपनी डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर चल रही है। तीसरा आर और के ही बराबर है, इसका मतलब दोनों बराबर बराबर कमा रहे हैं, सो दैट मींस इट इज अ कांस्टेंट वाला केस। तो ये आपके पास सबसे पहले बेटा वॉल्टर मॉडल का कॉन्सेप्ट आया। तो वॉल्टर मॉडल में हमारे पास जो नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं वो हमसे प्राइस निकलवाएगा और फिर इसके बेस पर बेटा डिसीजन मेकिंग पूछ लेगा, या इसके बेस पर इन रेशो पर ये प्राइस निकलवाएगा कि बेस्ट रेशो पर निकालिए। सो दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल योर वॉल्टर मॉडल इज देयर बेटा, ये आपका वॉल्टर मॉडल यहां पर आकर तैयार होता है। अब आता है बेटा अगला डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। अब डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा, इसके अंदर बेटा तीन अलग अलग सिनेरियो बनते हैं। तीन अलग अलग सिनेरियो बेटा कौन कौन से बनेंगे,
भाई आपके पास एक हो सकता है सबसे पहले जिसको हम बोलते हैं जीरो ग्रोथ मॉडल। भाई यहां पर हम कहते हैं हमारी कंपनी ग्रो ही नहीं कर रही है, हमारी कंपनी हर साल सेम ही सब कुछ कर रही है। देखो वैसे तो होता नहीं है, बट ठीक है, हम स्टिल मान लेते हैं कि इट्स अ जीरो ग्रोथ मॉडल, हमारी कंपनी ग्रो ही नहीं करती। हमने कहा ओके। दूसरा केस होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। ये अगला हमारे पास आ गया हमारा कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। आप इसी को ही दूसरे नाम से बेटा गॉर्डन मॉडल भी बोलते हैं, वी कॉल इट एज गॉर्डन मॉडल एज वेल। तो ये हमारा गॉर्डन मॉडल बन गया। तीसरा हमारे पास एज आई टोल्ड यू इट्स अ वेरिएबल ग्रोथ मॉडल। भाई जरूरी नहीं है कंपनी सिर्फ एक ही लेवल से ग्रो करे, हर साल वो अलग अलग रेट पर भी ग्रो कर सकती है। तो जैसा भी वो ग्रो करेगी बेटा आपके पास ये तीन आपके पास वैल्यू आ गई। देखो नाम से ही हमें समझ में आता है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का मतलब क्या है, जो आपको बेटा डिविडेंड मिलना है आप उसको डिस्काउंट कर लो। डिस्काउंट करने का मतलब उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। तो जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी वही उसका प्राइस बन जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इनका एक ही फंडा है, फ्यूचर में जो रिटर्न मिलना है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। आप उन सब की आज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बेटा तीन अलग अलग तरीके कर दिए। यहां पर अब ग्रोथ जीरो है, यहां पर कांस्टेंट है या वेरिएबल है, बस ये फर्क है और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं आपके साथ चलता हूं बेटा सबसे पहले जीरो ग्रोथ मॉडल पर। ये कहता है भैया जीरो ग्रोथ मॉडल है मतलब मेरी कोई ग्रोथ ही नहीं है। तो बेटा सिंपल सी बात है, आपके पास ये क्या बन गया, परपीचुटी का केस होता है, क्योंकि कंपनी की लाइफ इनफाइनाइट होती है, इट्स अ परपीचुटी। तो परपीचुटी की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है, अमाउंट डिवाइडेड बाय रेट, एज सिंपल एज दैट। तो अमाउंट हमें हर साल मिलेगा डिविडेंड, ग्रो होना नहीं है तो हर साल विल रिमेन डी, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपका हो जाएगा केई। तो ये आपका टेक्निकली प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट रेडी हो गया। ये बच्चा हमारे पास हमारी प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपके पास रेडी हो गया कि लो सर आपका बच्चा यहाँ पर पूरा का पूरा नंबर हमारा यहाँ पर तैयार हो गया। अब पहले बेटा इतनी बात आप सबको क्लियर हो गई होगी कि ये हमारे पास कैसे कैलकुलेशन आई। ठीक है, अब आप ध्यान से सोचोगे ना तो जीरो ग्रोथ कांस्टेंट ग्रोथ ये बेटा आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर के ही हैं, ये वहीं से हमने निकाले हुए हैं। अगर आपको याद होगा तो वहां पर हमने के निकालना सीखा था। आज पैसा लगाएंगे P0, फ्यूचर में डिविडेंड देना है, हर साल डिविडेंड सेम है, बस अब मैंने इसी को घुमा के बेटा P0 निकाल दिया, दैट इज डी बाई के। यही तो मैंने यहां पर करा, P0 इज इक्वल टू डी बाई के। सिमिलरली हमने वहां पर बेटा कांस्टेंट ग्रोथ या गॉर्डन मॉडल पढ़ा था, वहां पर हमने कहा था के इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई P0 प्लस जी। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने बनाया था बेटा, हमने बनाया था के इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई P0 प्लस जी। तो बेटा यहीं से देखिए के ई माइनस जी इज इक्वल टू D1 बाई P0। तो यहां से अगर मैं बात करूं P0 क्या हो जाएगा, D1 डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी, काम खत्म। तो यही बेटा मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट बना दिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने जो इसका कॉन्सेप्ट यहां पर डेवलप करा बिल्कुल सेम है। ये देखिए P0 इज इक्वल टू D1 बाई के ई माइनस जी, ये रहा। अब आप इसको D1 बोल दो या आप इसको क्या बोल दो, D0 इंटू वन प्लस के, अब जो मर्जी बोल दो। अब क्योंकि यहां डिविडेंड हर साल एक कांस्टेंट ग्रोथ से चेंज होगा तो आपको D1 लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल है, हर साल ये चेंज हो रहा है। ठीक है जी, अब ये हमारे पास क्या बन गया बेटा, प्राइस निकालने का तरीका। अब D1 क्या होगा, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड, डिविडेंड पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर। D0 करंट ईयर का डिविडेंड, के ही हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी और जी हमारा ग्रोथ रेट जो होता है बी इंटू आर। तो जी हमारे पास होता है बेटा बी इंटू आर। अब यहाँ पर बी और आर क्या थे, मैं एक बार जल्दी से वापस लिख भी देता हूं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा बी जो होता है वो होता है बेटा रिटेंशन रेशो। हमारे पास बी हमारा बन गया रिटेंशन रेशो, कितना हमने बचाया। और हमारे पास आर जो होता है वो हमारा पहले वाला ही है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो कंपनी पैसा जनरेट करेगी जो भी वो इन्वेस्ट करती है उस पर। ये हमारे पास दोस्तों हमारा कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। अब अगले पर चले, अगला हमारे पास आता है बच्चा वेरिएबल ग्रोथ मॉडल। वेरिएबल ग्रोथ मॉडल क्या कहता है, देखो भाई मॉडल तो सारे एक ही बात कहते हैं, आपको प्रेजेंट वैल्यू लेनी है, ऑल फ्यूचर बेनिफिट, यहाँ पर डिविडेंड ही है फ्रॉम द शेयर्स। बट अब ये निकालेंगे कैसे, तो बेटा वेरिएबल ग्रोथ मॉडल में होगा क्या, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा, एक लिमिट तक कुछ टाइम तक आपका जो डिविडेंड है वो क्या होता रहेगा, चेंज।
कुछ ईयर्स तक आपको एग्जामिनर बोलेगा हाँ भाई इतने ईयर्स तक वो चेंज हो रहा है, मान लो पहले 3 साल इतना, फिर 2 साल इतना, फिर आगे जो भी है, फिर एक लिमिट के बाद क्वेश्चन कहेगा नहीं भाई साहब अब ये कांस्टेंट हो गया, भाई आगे हम मान के चल रहे हैं कांस्टेंट रहेगा, इंक्रीज एक सिंगल सेम नंबर से होगा। तो अब आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले एक स्टेटमेंट बनानी है। वैसे तो हमें दोनों का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, बट हम एग्जाम में कैसे करेंगे, आप ईयर लिखेंगे, फिर आप डिविडेंड लिखेंगे, और आप अपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। अब ये कब तक का निकालेंगे बेटा, ये तब तक का निकालेंगे जब तक आपका डिविडेंड जो है वो चेंज हो रहा है, मतलब जब तक आपका बेटा ग्रोथ रेट जो है वो मॉडिफाई हो रहा है, वो बार बार बदल रहा है, तब तक आप ये करेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं आपके लिए, ये कब तक करना है, टिल ग्रोथ रेट टिल दैट ईयर, टिल ईयर, या ऐसे लिखते हैं बेटा यहां पर, ईयर अप टू विच, ईयर अप टू विच ग्रोथ रेट जो है वो आपका क्या होगा, इज वेरिएबल। जब तक आपका ग्रोथ बेटा वेरिएबल है तब तक आप ये वाला काम करेंगे। अब मान लेते हैं 5 साल के बाद आपका ग्रोथ रेट जो है वो कांस्टेंट हो गया, एग्जामिनर ने बोला 5 साल के बाद कांस्टेंट हो गया। अब यहां पर हम लिखते हैं P5। तो अब मान लेते हैं आफ्टर 5th ईयर आपका ग्रोथ रेट कांस्टेंट है, तो बेटा यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आप करोगे D6 डिवाइडेड बाय KE माइनस G। अब आप यहां पर कांस्टेंट ग्रोथ वाला मॉडल लगा दोगे, ये आपके पास बच्चा आंसर आ जाएगा। अब अगर हम इसके बेस पर बात करेंगे तो हमारा आज का P0 क्या हो जाएगा, तो हमारे पास P0 हो जाएगा, सबसे पहले एक तो ये A आ गया, तो A वाली वैल्यू आ जाएगी प्लस P5 इंटू PVF, ये और PVF से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास बच्चा ये वाला जो आ गया आपका नंबर आ जाएगा। सो दिस वुड बिकम द वैल्यू। मैंने आपको यही चीज बेटा एक और तरीके से समझाई थी, जहां पर मैंने आपको बेटा एक नंबर लाइन बना के पूरा ये कॉन्सेप्ट समझाया था। तो आई एक्सप्लेन यू, मैं नॉर्मली बेटा ये नंबर लाइन बना के करवा देता हूं ताकि बच्चों को क्लियर हो जाए। तो दिस इज 0, दिस इज 1 2 3 4, और ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक है। मान लेते हैं एग्जामिनर ने बोला है कि भाई आपके पास यहां पर आपका ग्रोथ रेट, यहां पर मान लेते हैं आपका जो ग्रोथ है वो G1 है, यहां पर G2 है, यहां पर G3 है, G4 है, यहां पर अलग है, और इसके बाद आपका Gn है, मतलब जो भी एक नंबर हो गया आपने एक फ्रीज कर दिया, इसके बाद कांस्टेंट हो गया। तो अब आपने जो पहली टेबल बनाई उसमें हमने क्या करा बेटा, फर्स्ट टेबल में हम यहां पर इसको लेकर आए PVF का यूज करके, फिर हम इसको भी टाइम 0 पर लाए PVF का यूज करके, इसको भी यहां पर लेकर आए यूजिंग द PVF, ये चौथे साल का भी लेकर आए PVF पर, और ये 5वें साल का भी PVF लगाकर हम यहां पर लेकर आए। तो पहले तो इनिशियल 5 इयर्स का लाया, मान लिया 5 साल में ग्रोथ आपका चेंज हो रहा है। अब उसके बाद हमें पता है यहां से आगे बेटा इट्स द कांस्टेंट ग्रोथ। अब हमें जब ये पता है बेटा कांस्टेंट ग्रोथ है, तो यहां पर आपका P5 निकल जाएगा। P5 क्या हो जाएगा बेटा, अगले साल का डिविडेंड डिवाइडेड बाय KE माइनस G। भाई यहां पर अभी हमने पढ़ा था, अगर आपको P0 निकालना है तो D1 लेना होता है, P0 पर D1 लेना है। अब हम कह रहे हैं हम तो 5th ईयर के एंड पर खड़े हैं, तो P5 क्या हो जाएगा बेटा, D6 डिवाइडेड बाय KE माइनस G। अब मेरे को बच्चा इस वाली वैल्यू को, ये तो P5 है, मुझे तो आज का चाहिए, तो मुझे इसको भी PV फैक्टर 5 पे लाना पड़ेगा। सो मुझे इसको भी PV फैक्टर 5 पर लाऊंगा, तब जाकर मेरा फाइनल प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा। सो दैट इज व्हाट आई हैव टेकन इट हियर। ये इक्वेशन बेटा अब आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि भाई हमने ये वाली इक्वेशन बच्चा कैसे बनाई है, हाउ दिस इक्वेशन इज मेड। तो सबसे पहले तो बेटा इसके अंदर ये वाला जो नंबर है एज इट इज आ जाएगा, फिर हमने जो P5 निकाला वो आएगा, साथ में PV फैक्टर आएगा। तो ये देखिए बेटा अब आपको लॉजिक यहाँ पर क्लियर होगा, ये इनका टोटल ये रहा और ये आपके पास ऑलरेडी है। तो अब आपको पूरा का पूरा मैटर 100% क्लियर होना चाहिए कि वेरिएबल ग्रोथ रेट में किस प्रकार से हम काम करेंगे। ठीक है, अब हम इससे जो वैल्यू निकालते हैं हम बेटा कई बार उसको इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोल देते हैं।
हम कई बार बेटा उसको क्या नाम दे देते हैं, उसको इंट्रिंसिक वैल्यू का नाम भी दे देते हैं कि भाई ये हमारी बच्चा इंट्रिंसिक वैल्यू बन गई, ठीक है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू जब भी आएगी तो कई बार एग्जामिनर हमसे उसका कंपैरिजन विद द करंट वैल्यू करवा लेगा। आपको कहेगा बताओ जी हमारी सिक्योरिटी कैसी है, या हमें ये खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। तो इस तरीके के सवाल भी कई बार हमसे कर लेता है। वैसे ही हमने टॉपिक बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी आपके साथ करा था, मैं एक बार दोबारा यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर बच्चा दो केस हो सकती है, मैं यहाँ पर इसको बोल देता हूँ IV और इसको बोल देता हूँ मैं CV। तो केस नंबर 1 है इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है करंट वैल्यू से, केस नंबर 2 इंट्रिंसिक कम है और करंट वैल्यू ज्यादा। अब अगर मैं यहां पर बात करूं इंट्रिंसिक ज्यादा है करंट वैल्यू से, मतलब हमारे पास वर्थ ज्यादा है, अभी सस्ती मिल रही है, तो इसका मतलब ये सिक्योरिटी बेटा हमारी कैसी है, ये सिक्योरिटी हमारी अंडर वैल्यू है, या मैं कहता हूं हमें इसे क्या कर लेना चाहिए बेटा, बाय कर लेना चाहिए। जबकि दूसरी साइड चले कि भाई हमारी करंट वैल्यू ज्यादा है इंट्रिंसिक वैल्यू से, तो हम कहेंगे भैया ये वाली सिक्योरिटी हमारी कैसी हो गई है, ये वाली सिक्योरिटी हमारी ओवर वैल्यूड है, भाई इसकी वैल्यू अभी बहुत ही ज्यादा है, यानी कि हमें इस सिक्योरिटी को क्या कर देना चाहिए, हमें इस सिक्योरिटी को बेटा बेच देना चाहिए अगर हमारे पास है। या हम इसको बोल सकते हैं बेटा डोंट बाय। आपने सेल लिखना है तो सेल लिख दो, या मैं यहां पर लिख देता हूं भैया नॉट रिकमेंडेड टू बाय। आप इसको बिल्कुल भी मत खरीदे, क्योंकि यहां पर आपको क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा अगर आपने ये वाली सिक्योरिटी खरीदी तो। आई होप पहले बात समझ में आई। चलिए अगला केस हमारे पास आता है बेटा रेजिडुअल थ्योरी। जैसा नाम है वैसा ही इसका कॉन्सेप्ट है, रेजिडुअल मतलब बचा कुचा। तो ये अप्रोच कहती यही है कि सबसे पहले आप अपने पैसे को फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल करें। जहां भी आपने ग्रो करना है, जैसा भी ग्रो करना है, आप पहले उसके लिए इस्तेमाल करें। अगर कुछ बच जाए, बैलेंस इफ एनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड। और अगर कुछ बच गया तो डिविडेंड बांटना, वरना बांटने की जरूरत नहीं है। तो इनके हिसाब से बेटा स्टेप नंबर 1 बड़ा सिंपल है, और स्टेप नंबर 2 अगर कुछ बचेगा तो बांटना। क्यों? क्योंकि रेजिडुअल और MM ने बोला था भाई डिविडेंड बांटो या ना बांटो, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, देयर इज नो इम्पैक्ट। तो आप डिविडेंड बांटोगी तो भी मार्केट वैल्यू सेम रहने वाला है, नहीं बांटोगे तो भी सेम। तो बेसिकली रेजिडुअल ने बोला भैया फिर जब फर्क ही नहीं पड़ना तो डिविडेंड को सबसे लास्ट ऑप्शन या लास्ट डिसीजन मान के काम करना। अगली अप्रोच बेटा हमारे पास आती है मोदी गिलियानी एंड मिलर अप्रोच, MM मॉडल। इन्होंने बोला भैया P0 कैसे निकलेगा, इन्होंने बोला प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। एक साल बाद आपको प्राइस मिलेगा और डिविडेंड मिलेगा। आप अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो एक साल बाद आपको हो सकता है डिविडेंड मिले और प्राइस मिले, दो ही चीजें मिलेंगी। तो ये दोनों चीजें आपकी इनकम है डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि 1+ के ही आपका PV फैक्टर। तो अगर हम यहां पर देखेंगे तो बेटा ये आपका आज का प्राइस। अब इसमें क्या क्या है, P0 आज का प्राइस हो गया, P1 एक साल बाद का प्राइस है, D1 एक साल बाद का डिविडेंड, के ही हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब यहां पर आपके साथ ये भी पूछा जाता है भाई एडिशनल नंबर ऑफ शेयर्स निकालो एट द एंड ऑफ ईयर 1। भाई अगर आपको फ्यूचर में कोई इन्वेस्टमेंट करना है और पैसा चाहिए तो आपको नए शेयर्स लेने पड़ेंगे, तो कैसे? तो पहली बात, मुझे I1 चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए। अब देखो इनका बात तो लॉजिक वही है कि भाई देखो हमारे शेयर के प्राइस पे इफेक्ट नहीं पड़ना, तो पहले जो घर में पैसा पड़ा है पहले उसे इस्तेमाल करो। अब घर में पैसा पड़ा है मतलब इतना चाहिए था, आपने कमाया, ये कमाया, इसको यूज करेंगे। बट अगर इसमें से डिविडेंड बांट दिया तो बैलेंस आपके पास ये बच गया बेटा, दिस इज द बैलेंस लेफ्ट आउट ऑफ द अर्नड इनकम। तो ये बैलेंस बेटा सबसे पहले यूज करेंगे टू फाइनेंस द इन्वेस्टमेंट, इसलिए बच्चा इसको माइनस कर दिया। अब जो बाकी का अमाउंट बच गया, यानी कि I माइनस E माइनस D जो बच गया, वो मार्केट से जाकर लेना पड़ेगा। जब मार्केट में जाएंगे, क्योंकि हम एक साल बाद की बात कर रहे हैं, तो एक साल बाद जो प्राइस होगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया जो पैसा हमें चाहिए, ये एक शेयर का प्राइस, तो डिवाइड करके बेटा हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। भाई टोटल चाहिए था ये, जिसमें से ये घर में पड़ा था इस्तेमाल कर लिया। अब जो बाकी का है वो शेयर्स मार्केट से लेंगे, मार्केट में प्राइस ये चल रहा है तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास आ गए, जिसको हमने डेल्टा N नाम दिया। अब एग्जामिनर बेटा MM अप्रोच में 2-3 तरीके के सवाल करेगा। सबसे पहले प्राइस बता दो,
एक बार डिविडेंड बांटा, एक बार नहीं बांटा, तो एक बार डिविडेंड 0 लोगे, एक बार जो भी वैल्यू गिवन होगी। फिर आपसे पूछेगा अच्छा बताओ दो प्राइस आ गए, अब आपके पास P1 आपके पास दो आ गए, अब दोनों P1 से आप ये निकाल के दिखा दो कि भाई डेल्टा एन आपका कितना होगा अगर डिविडेंड बांटा या नहीं बांटा। फिर फाइनली आपको कहेगा प्रूव करो कि आपकी वैल्यू सेम है। तो बेटा वैल्यू कैसे निकलती है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू ईपीएस। अब वैल्यू ऑफ फर्म बेटा सिंपल हो जाएगा, करंट वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है तो दिस इज एन प्लस डेल्टा एन, ये हमारे टोटल शेयर्स हो गए, ये मल्टीप्लाई करा प्राइस तो ये एक साल बाद की मार्केट वैल्यू, फिर उसमें से जो इन्वेस्टमेंट और अर्निंग है वो एडजस्ट करी। अब आपको तो आज की वैल्यू चाहिए तो पीवी फैक्टर से डिवाइड करके आपके पास बेटा आज की एक साल की वैल्यू आ गई। तो ये आपके पास क्या निकल कर आ गई, आपकी बच्चा प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आ गई। दिस बिकम्स योर प्रेजेंट वैल्यू फॉर द ईयर, ये आपका पूरा का पूरा बेटा प्रेजेंट वैल्यू का फंडा आपके पास रेडी हो गया। आई होप दोस्तों पहले इतनी बात और मैटर आपको बेटा अच्छे से समझ में आ गया। गॉट इट। तो ये पूरा का पूरा मैटर हमारे पास यहाँ पर आकर क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया ये सारा का सारा यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद जैसा मैंने बोला था देयर आर टू मॉडल्स। ठीक है, जैसे पहला हो जाएगा बेटा ट्रेडिशनल मॉडल, ये कहते हैं भैया हमारा ना डिविडेंड पर ज्यादा फोकस है रादर देन द रिटेन्ड अर्निंग्स, तो अर्निंग का इन्होंने कर दिया 1/3 और डिविडेंड। अब ये डीपी जो है मार्केट प्राइस डिविडेंड पर शेयर ईईपीएस, एम बेटा मल्टीप्लायर, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। लिंटर भाई साहब ने क्या बताया, मैं ये बताऊंगा अगले साल का डिविडेंड कितना, तो इन्होंने बेटा D1 की कैलकुलेशन बताई ना कि किसी और चीज की। बाकी सब में अगर आप देखोगे हमने प्राइस निकाला है, बट लिंटर भाई ने बताया कि अगले साल एक्सपेक्टेड डिविडेंड हमारा कितना, तो D0 ये अभी दिया था, ईपीएस इंटू टारगेट पे आउट रेशो, भाई ये आपका अगले साल का डिविडेंड बनता है माइनस D0, ये एक्स्ट्रा जो आप देने की सोच रहे हो और इसको एडजस्ट कर दोगे एएफ से, एएफ होगा एडजस्टिंग फैक्टर जो अगेन हमें क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। तो D1 एक साल बाद वाला, D0 लास्ट ईयर, ईपीएस और एएफ एडजस्टमेंट फैक्टर। तो दोस्तों ये हमारे पास सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे इस चैप्टर में अप्लाई होते हैं। अब मैं आपको इनसे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस करवाता हूं। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड टू यू, टोटल अर्निंग्स बता दिए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, डिविडेंड बता दिया और पीई रेशो। अब दोस्तों कुछ कुछ चीजें ना आपको थोड़ा ध्यान से समझनी पड़ेंगी। देखो भाई आपको बोला वॉल्टर मॉडल लगाइए, अब वॉल्टर मॉडल लगाने के लिए मुझे कुछ बेसिक एलिमेंट्स चाहिए, जैसे कि मुझे आर चाहिए, केई चाहिए, डीपीएस चाहिए, ईपीएस चाहिए, राइट, ये चार बेसिक चीजें तो चाहिए। अब हम सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं। आपको बोला कितना कमाया, टोटल अर्निंग्स बता दिए। अब ध्यान से देखेंगे बेटा इस क्वेश्चन में कोई भी प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड होता तो अर्निंग्स में से जनरली पहले प्रेफरेंस डिविडेंड बांटते, फिर इक्विटी के लिए जो पैसा बचता वो आता। बट यहां पर इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो यानी कि ये वाला सारा का सारा पैसा बच्चा हमारा इक्विटी के लिए आ गया, दैट इज अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। तो अगर हम यहां से बात करें इक्विटी शेयर्स 20,000 है और हमारे पास 2 लाख रुपए कमाए, तो यानी कि एक शेयर के लिए हमने 10 रुपए पर शेयर कमाया, सिंपल। अब आपको बताया इसमें से 1.5 लाख तो बांट दिया, तो यानी कि 20,000 शेयर होल्डर को आपने 1.5 लाख रुपए बांटा, तो यानी कि पर शेयर आपने 7.5 रुपए बांटा। अब आपका बेटा आपकी कंपनी ने 2 लाख रुपए कमाए, कितने पैसे लगाकर, 20,000 शेयर से 100 रुपए लिए थे। भाई हमें रेट ऑफ रिटर्न तो चाहिए, कंपनी किस रेट पर कमाती है। अब रेट ऑफ रिटर्न जनरली होता है अमाउंट ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड यहां पर बताया नहीं है, कैपिटल के नाम पर सिर्फ आपको बेटा क्या दिया हुआ है, इक्विटी का अमाउंट दिया हुआ है, तो हम यही मान लेंगे भाई यही वाला पैसा लगा, सिर्फ 20,000 इंटू 100 और 2 लाख रुपए कमाए। तो अगर हम देखें बेटा 20,000 इंटू 100 लगाए और 2 लाख रुपए कमाए, यानी कि कंपनी बेटा 10% कमाती है। अब आपको पीई रेशो दे दिया 12.5, आपको बताया था बेटा पीई रेशो से कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है तो इनवर्स रिलेशन, तो बेटा केई क्या बन जाएगा 1/पीई रेशो, यानी कि 8%। अब आप सोचिए कंपनी कमाती है 10, शेयर होल्डर कमाता है मार्केट में 8, तो सबसे बेस्ट आइडियल सिचुएशन क्या है, सारा पैसा बेटा किसके पास रख दो, कंपनी। तो हमारे हिसाब से अगर आइडियल सिचुएशन की बात करें तो शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटना चाहिए 0,
एंटायर अमाउंट शुड बी केप्ट बाय द कंपनी, तो ऑप्टिमम पे आउट तो बेटा हमारा क्या बन जाएगा, 0। बट अभी हम एक एक करके देखते हैं एग्जामिनर ने क्या पूछा। एनालाइज वेदर द कंपनी इज फॉलोइंग एन ऑप्टिमल पॉलिसी, क्या कंपनी ऑप्टिमल पॉलिसी फॉलो कर रही है? तो बेटा हमारे हिसाब से डिविडेंड कितना बनता है, 0%, बट कंपनी तो 7.5 रुपए बांट रही है, तो मतलब हमारे हिसाब से तो गलत है। तो बेटा ये यहां पर लिखेंगे, एट प्रेजेंट कंपनी पेज डिविडेंड ऑफ 7.5 एट विच मार्केट प्राइस कम्स एट इतना। अब कंपेयर तो करके बताना पड़ेगा, तो हमने बेटा डिविडेंड डाल दिया 7.5, 10 रुपए का ईपीएस, और इक्वल हमारा डिविडेंड 7.5 आर बाय के ई और डिवाइडेड बाय के ई, तो यू हैव योर प्राइस। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो कंपनी में रिटर्न आर 10% है, के ई 8 है, तो बेटा ऑप्टिमल डिविडेंड शुड बी 0, तो यहां लिख दिया आर 10% ग्रेटर देन के ई, दस एज पर वॉल्टर ऑप्टिमम पे आउट रेशियो शुड बी 0। भाई हमारे हिसाब से होना चाहिए 0, अगर 0 होगा तो मार्केट प्राइस, बेटा डिविडेंड हो गया 0, सिर्फ ई बचा, आप देखिए प्राइस बढ़ गया 132 की जगह अब आ गया 156, तो बेटर हो गया। तो यानी कि थ्योरेटिकली मार्केट प्राइस कैन बी इंक्रीज बाय अडॉप्टिंग 0 पे आउट, क्योंकि हम ये सब अभी थ्योरेटिकली अपनी बेसिक कैलकुलेशंस के बेस पर कर रहे हैं। देखो एक्चुअल मार्केट प्राइस हमेशा डिपेंड करेगा ऑन द एक्चुअल डिमांड एंड सप्लाई, तो यहां तो अपने पास थ्योरेटिकल सारा कैलकुलेशन हो रहा है। कंप्यूट पीई रेशियो एट विच डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द शेयर। कह रहा भाई अब ना ऐसा पीई रेशियो निकालो जिससे हमारी कंपनी के वैल्यू पर कोई इंपैक्ट ना आए। अब दोस्तों जरा सोचिए, पीई रेशियो का लिंक हमने किससे कर दिया बेटा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। अब ऐसा कॉस्ट ऑफ इक्विटी जिससे वैल्यू ऑफ द शेयर पर कोई इफेक्ट ना आए, तो ये कब होगा, जब ये दोनों बेटा बराबर होंगे। तो जब आर और के बराबर होते हैं तो हमारे डिविडेंड की वजह से कोई इंपैक्ट नहीं आता, एवरी पे आउट रेशियो इज ऑप्टिमम, यही पढ़ा था बेटा वॉल्टर में भी थोड़ी देर पहले बताया। तो अगर हमारा आर और के बराबर हो गए तो काम खत्म, तो बेटा यही हमें यहां पर करना है। देखिए as per Walter model when R is KE then dividend will have no effect on the value, thus हमें बेटा KE रखना पड़ेगा 10%। अब अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10 है तो बेटा पीई रेशियो क्या हो जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा 10 टाइम्स, यानी कि अगर हमारा पीई रेशियो 10 टाइम्स होता है तो आपकी कंपनी पर कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट, विल योर डिसीजन चेंज इफ द पीई रेशियो इज 8 इंस्टेड ऑफ दिस। कहता है अगर पीई रेशियो 8 होता तो क्या कहते हैं आप, बेटा पीई 8 होगा तो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना होगा वो देख लेते हैं। तो अगर पीई 8 है तो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12.5, जबकि हमारी कंपनी का आर कितना है बेटा 10। अब बताइए हमारा आंसर बेटा चेंज हो गया, कमाते हैं 10 जबकि कॉस्ट है इक्विटी का शेयर होल्डर मार्केट से कम 12.5 कमा सकता है, तो बेटर है बेटा सारा पैसा इसे दे दो। अब कंपनी को 100% पे आउट मेंटेन करना चाहिए। अब यहां पर एज पर वॉल्टर एडवाइजेबल टू डिस्ट्रीब्यूट मैक्सिमम डिविडेंड, तो इफ 100% इज गिवन देन प्राइस ऑफ शेयर, बेटा अब सिर्फ डी हो जाएगा 10 रुपए, ई आपका 0 और आपके पास प्राइस आता है 80, तो ये आपके पास मैक्सिमम प्राइस आ गया अगर आप 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो को ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। आई होप बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया। इसमें हमने काफी सारी चीजें आपके साथ सीख ली वॉल्टर मॉडल की, ठीक है। वी हैव अंडरस्टूड अ लॉट ऑफ थिंग्स विद द वॉल्टर मॉडल, पी के ऐसा अब की बार पीई निकालने को भी आ गया और डिसीजन मेकिंग तो आई गई वॉल्टर की, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। फॉलोइंग फिगर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ कंपनी। अब देखिएगा नेट प्रॉफिट दे दिया, प्रेफरेंस शेयर्स दे दिए। अब बेटा प्रॉफिट दिया है, प्रेफरेंस शेयर्स दिया है, तो इक्विटी का निकालने के लिए पहले प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस, जैसा भी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था लास्ट क्वेश्चन में, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोले तो आर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपके पास, कैलकुलेट प्राइस पर शेयर यूजिंग गॉर्डन व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 25, 50 एंड 100। तो अब बेटा गॉर्डन मॉडल लगाना है, यानी कि कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल हमें अप्लाई करना है। तो पहले अगर हम बात करें एज पर गॉर्डन फॉर्मूला इट्स E1 माइनस बी के माइनस बी आर। अब E1 माइनस बी बोल दो या D1 बोल दो, बेटा एक ही बात है। अर्निंग पर शेयर 30 लाख रुपए कमाए थे, जिसमें से 100 लाख का बेटा 12% आपका 12 लाख का प्रेफरेंस डिविडेंड चला गया, तो आपके पास सबसे पहले तो बेटा 12 लाख का आपका प्रेफरेंस डिविडेंड यहां से चला गया।
ये मैं लिख देता हूं, ये आपका पीडी है, दैट इज प्रेफरेंस डिविडेंड। ये निकला कैसे बेटा, 100 लाख का 12% आपने निकाला, तो ये आपके पास बच्चा वैल्यू आ गई। ठीक है जी, दिस इज व्हाट योर वैल्यू इज अपियरिंग इट टू बी। ठीक है सर। अब इसके बेस पर हमारा बेटा ईपीएस आ गया 6 रुपए। अगला कहता है बेटा कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ही आपको बता दिया बेटा 16%, दैट इज 0.16। ऑल राइट सर। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 20%, ये भी हो गया। आर पता है बेटा, के ई पता है, ई पता है, पी पता है। अब सबसे पहले मुझे यहां पर निकालना पड़ेगा ग्रोथ, जो निकलेगा बेटा बी इंटू आर। अब आर तो मुझे बता दिया मेन होगा बी, बी होता था बेटा रिटेंशन रेशो। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, आपने डिविडेंड बांटा 25 तो रिटेंशन बेटा 75, डिविडेंड बांटा 50 तो रिटेंशन आपका 50, डिविडेंड बांटा 100 तो बच्चा रिटेंशन आपका 0, ये हो जाएगा। सो दिस वुड बी द रिटेंशन रेशो इन द 3 केसेस। अब आप देखिए, व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशो इज 25, तो बेटा पी ये आपका अर्निंग हो गया 6 into 0.25, 0.16 हो गया के ई। आप देखिए 0.75 आपका बी आ गया, और आपके पास बेटा आर ऑलरेडी 20% दिया हुआ है। नेक्स्ट वाले में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 20 और 50, ये देखिए बेटा 20 50, और नेक्स्ट वाले में बेटा 0 और 20, ये देखिए 0 और 20। बाकी सारा का सारा सेम है बेटा आपके पास जो वैल्यूज है। तो ये आपके पास क्या निकल गए बेटा, सारे के सारे प्राइजेस जो जो क्वेश्चन ने पूछे थे। मेन यहाँ पर कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है अपना बी निकालने में, दैट इज रिटेंशन रेशो निकालने में, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये वाला पार्ट थोड़ा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। गॉट इट। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा। अच्छा ये रिपीट हो गया है, हाँ ये रिपीट हो गया बेटा, है ना, दिस इज बीइंग रिपीटेड। चलो कोई नहीं, हो जाता है भाई, हमारे इंटेलिजेंट लोगों ने टाइपिंग गड़बड़ कर दी है। चलो आ जाओ बेटा अगला। फॉलोइंग फिगर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट ऑफ आरजे लिमिटेड। ये बेटा डेटा दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट बता दिया, अगेन प्रेफरेंस शेयर से, इक्विटी शेयर से, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ही। सर ये डेटा तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है, मैंने कहा यस, बट अब ध्यान से पढ़िएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट अप्रोक्सीमेट डिविडेंड पे आउट रेशो। अब बेटा आपसे डिविडेंड पे आउट रेशो पूछ रहा है बाय कीपिंग द शेयर प्राइस एट 40 बाय यूजिंग वोल्टर। कह रहा वोल्टर मॉडल लगाना है, बट अब की बार हम चाहते हैं कि हमारा प्राइस बेटा कितने पर स्टिक रहे, हमारा प्राइस 40 रुपीज पर स्टिक रहे। अब इस वैल्यू को लगाना है, इस वैल्यू को मेंटेन करना है। तो इस वैल्यू को बेटा मेंटेन करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, इस वैल्यू को मेंटेन करने के लिए हमें यहां से अपना सारा तामझाम निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा देखिए, देखो नॉर्मली डिविडेंड गिवन होता था और हम प्राइस निकालते हैं, अब वाइस वर्सा हो रहा है, डिविडेंड निकालना है बेटा, प्राइस गिवन है, कोई बात नहीं। तो पहले अर्निंग देख लेते हैं। प्रॉफिट में से बेटा डिविडेंड चला गया तो आपके पास इक्विटी का बच गया 24 लाख। अब अर्निंग पर शेयर कितना, तो सर 24 लाख कमाए हैं, 6 लाख शेयर होल्डर के 4 रुपए। वॉल्टर मॉडल बेटा ये कहता है, जरा वैल्यूज देखते हैं। पी हमें 40 रुपए रखना है, ई हम निकाल चुके हैं, डी का अता पता नहीं है, आर पता है और के ई पता है। अब ये सारी वैल्यू इसके अंदर डाल के हम अपना डी फाइनल निकाल सकते हैं बेटा। तो ये हमने अपने पूरे कॉन्सेप्ट में सारी वैल्यूज डाल दी। वंस वी सिंप्लीफाई तो हमने यहां से बेटा अपना डी निकाल दिया, दैट इज डिविडेंड। अब हमसे बोला था डिविडेंड पे आउट रेशो। अब डिविडेंड पे आउट का मतलब जो कमाया उसमें से कितना बांटा। तो आपने कमाए थे 4 रुपए, उसमें से 1 रुपया बांट दिया, तो टेक्निकली आपने 25% बांटा। तो अगर कंपनी 25% डिविडेंड बांटेगी तो उसका शेयर का प्राइस बेटा कितने पर मेंटेन होगा, 40 पर। अगर कंपनी बेटा 25 रुपीज सॉरी 25% डिविडेंड बांटेगी, मैं 1 रुपी बोल रहा था फिर 25, हाँ, तो 25% डिविडेंड बांटेगी तो आपका शेयर का प्राइस बेटा कितना हो जाएगा, 40 रुपीज पर मेंटेन हो जाएगा। गॉट इट दोस्तों। चलिए अगले पर चलते हैं बेटा। एक और बढ़िया क्वेश्चन देखिए। अब मल्टीपल ग्रोथ वाला करते हैं। कांस्टेंट ग्रोथ कर लिया, वोल्टर कर लिया। कंपनी इज फोरकास्टिंग अ ग्रोथ ऑफ 12% इन द नेक्स्ट 2 years। अगले 2 साल में 12। ग्रोथ रेट इज लाइकली टू बी 10% फॉर थर्ड एंड फोर्थ ईयर। उसके अगले 2 साल और बता दिया। आफ्टर दैट ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू स्टेबलाइज एट 8%। उसके बाद बेटा कांस्टेंट। तो अब की बार 4 साल तक तो वो फ्लक्चुएट हो रहा है।
4 ईयर एंड 5th ईयर या 4th ईयर के एंड के बाद या 5th ईयर बिगिनिंग एंड ऑनवर्ड्स वो कांस्टेंट हो जाएगा। लास्ट डिविडेंड 1.5 का था। इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 16, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी। डिटरमाइन द करंट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स एट 16%। अब देखिए पीवी फैक्टर बेटा आपको एग्जामिनर ने बता दिए। हमने कहा ठीक है साहब, तो देखो पहले 4 साल तक फ्लक्चुएट है, तो आपको सबसे पहले अपनी टेबल बनानी पड़ेगी टिल 4 इयर्स। उसके बाद P4 निकल जाएगा बेस्ड ऑन D5 डिवाइडेड बाय K माइनस G और उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे। तो देखिए बच्चा, अब हमें बताया था बेटा लास्ट ईयर का 1.5 है, तो भाई अगले साल का कितना होगा। अब हमारी ग्रोथ रेट 12% है, तो बेटा ये देखिए ये ग्रो हो गया 12% पर, फिर अगले साल 12, फिर अगले साल 10% और अगले साल बेटा 10%। पहले तो ये चारों डिविडेंड। पीवी फैक्टर बेटा क्वेश्चन में से ले लिए यहां से चारों, ये हमारे पास पहले 4 साल की प्रेजेंट वैल्यू, ये वो ए हो गया जो भी हमने मार्क करा था अपने आंसर में अभी कॉन्सेप्ट में। अब हमें इसके बाद हो गया कांस्टेंट, तो बेटा प्राइस एट द एंड ऑफ 4th ईयर P4 D5 बाई K माइनस G 2.28 था, अगली बार 8% ग्रो करेगा और के माइनस जी, तो वैल्यू आती है बेटा 30। अब ये आ गई बच्चा 30 रुपीज P4 की, हमें तो बेटा P0 चाहिए, तो भाई ये वाला P4 विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 4th ईयर का पीवी फैक्टर, तो ये आपका ए हो गया, ये आपका P4 और पीवी फैक्टर, तो करंट वैल्यू आ गई 22। सो दिस बिकम्स द करंट वैल्यू अंडर द वेरिएबल ग्रोथ मॉडल। अब एग्जामिनर हो सकता है बेटा आपको इसको कंपेयर करवा दे विद द करंट वैल्यू, वो कहेगा भैया ये आपने निकाली कि आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू, कहेगा मार्केट प्राइस जो चल रहा है लेट सपोज 30 रुपीज चल रहा है, तो आप क्या कहोगे, मत बाय करो। 22 रुपए की चीज 30 रुपए की बिक रही है, मत बाय करो भैया, रहने दो। और यही अगर हम कहें मार्केट प्राइस बेटा 20 रुपए का है, तो 22 वाली चीज बच्चा 20 रुपए की बिक रही है, तो आपको डेफिनेटली बेटा क्या करना चाहिए, डेफिनेटली इसको बाय कर लेना चाहिए। पहले दोस्तों इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक अब आपको कोई डाउट और दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, एमएम अप्रोच। कंपनी हैज अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 करोड़, फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच। करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज 100 रुपए। BOD of the company has an agenda of meeting to pay a dividend of 50% on its shareholder। तो भाई कंपनी ये सोच रही है हम ना 50% अपना डिविडेंड बांटते हैं, तो ये आपके पास एक प्रपोज्ड डिविडेंड आ गया। अब बेटा आपको बताया था डिविडेंड फेस वैल्यू पर, तो 50% आप किसका लोगे, फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू बेटा 100 रुपया यानी कि 50 रुपए का। Company expects an income of 75 lakh at the end of the financial year. Company also plans for a capital expenditure for next financial year for 95 lakh, which can be financed through retained earning। सबसे पहले तो बेटा घर का पैसा and issue of equity shares, जरूरत पड़े तो। Company rate of return is 15। Following MM hypothesis determine value of the company when does not pay dividend and does pay dividend। तो पहले तो बेटा डज नॉट पे डिविडेंड, तो भाई मार्केट प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, ईपीएस इंटू पीई, ये हमारा करंट का मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो हमारे पास बेटा ये आपके पास अभी आ रहा है 100 रुपए। आई होप पहले बेटा बात समझ में आ गई। वैसे भी ये आपको डायरेक्टली बेटा क्वेश्चन में गिवन है 100 रुपए, तो हमने यहीं से ले लिया। अब आप कहोगे सर ये आपने कैसे निकाला, ये कैसे निकाला, है ना, तो ये बच्चा आपका ना गलत लिख गया है, तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। आप बेटा इसको कट कर देंगे, आपके पास सीधा सीधा गिवन है मार्केट प्राइस है आपका 100 रुपए। अब एज पर एमएम मॉडल प्राइस ऑफ द शेयर डिविडेंड इज पेड, तो भाई मुझे पता है D1 प्लस P1 और 1 प्लस KE आपकी वैल्यू निकलेगी। D1 बेटा 50 रुपए देना है, P1 नहीं पता, 1 प्लस KE और ये 100 रुपए के बराबर है, दैट इज करंट प्राइस। तो बेटा आपका अगर डिविडेंड बांटेगी कंपनी तो 65 की वैल्यू है, और अगर डिविडेंड नहीं बांटेगी तो सेम कॉन्सेप्ट में बस डी को 0 कर दो और P1 निकाल लो। तो बेटा ये रहा आपका सेम कॉन्सेप्ट, और आपने यहां पर डी को कर दिया 0, तो P1 आता है 115। तो अगर कंपनी डिविडेंड बांटती है तो प्राइस 65, नहीं बांटेगी तो प्राइस 115। दिस बिकम्स द पहले तो प्राइस लेवल, आपका पहला स्टेप कंप्लीट।
अब नेक्स्ट आपको क्या करना है बेटा, इस प्राइस, ये जो आपने निकाला, ये जो आपने अभी यहां पर प्राइजेस निकाले हैं, अब इन प्राइजेस के बेस पर बेटा आपको क्या करना है, इन प्राइस के बेस पर आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं। तो देखिए 95 लाख चाहिए थे और 75 लाख तो कमा लिए भाई। 75 लाख में से सबसे पहले तो डिविडेंड पे होगा अगर हो रहा है तो, उसके बाद जो बचेगा वो इसके लिए फाइनेंस हो जाएगा, उसके बाद जो एडिशनल और बचेगा वो मार्केट से आएगा। चलिए देखते हैं बेटा, अगर डिविडेंड पे हो रहा है तो 2 मिनट के लिए सोचो, 50 रुपए एक शेयर पर, नंबर ऑफ शेयर्स बेटा कितने हैं, 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 100, तो 2 जीरो बेटा आप हटा दो, 1 लाख शेयर्स हो गए। 1 लाख शेयर्स, एक को 50 रुपए, ओरली कर रहा हूं मैं भी कैलकुलेशन, अभी दिखा भी दूंगा। तो 50 लाख का डिविडेंड आपका बन गया। तो 50 लाख का आपका सबसे पहले तैयार हो गया दोस्तों डिविडेंड। अब 50 लाख का डिविडेंड बेटा हमारा रेडी हो चुका है। हमने कहा ओके जी, ये 50 लाख का बच्चा हमारा डिविडेंड आपका रेडी हो गया। ऑल राइट सर। अब 50 लाख का डिविडेंड है, 75 लाख आपने कमाए थे, इसमें से 50 पे हो गए, तो बैलेंस कितने बचेंगे, 25 लाख रुपए बच गए। तो आउट ऑफ दिस 95, 25 लाख हमारा रिटेन्ड अर्निंग में से आ गया। तो बेटा 95 में से 25 रिटेन्ड अर्निंग, 70 लाख आपका कहां से आएगा, न्यू शेयर से आएगा। अब ये 70 लाख जो नए शेयर से आना है, इसका प्राइस बेटा 65, क्योंकि हमने अब शेयर्स इशू का डिविडेंड दे दिया है, तो डिविडेंड देंगे तो प्राइस 65 होगा। तो 70 लाख बाय 65, दैट वुड बिकम द नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये देखिए बच्चा, यही हमने यहां पर करा भी हुआ है। पहले तो कमाए बेटा 75 लाख रुपए, 50 लाख का डिविडेंड दिया, 25 बचे, चाहिए थे 95, ये और बच गए, 65 पर इशू करेंगे। तो यानी कि 70 लाख डिवाइडेड बाय बेटा 65, ये पैसे हमें यहां पर चाहिए। नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेंगे। अगर डिविडेंड नहीं देते तो डिविडेंड जीरो, सारे के सारे बचे हुए, चाहिए था 95, तो अब एक्स्ट्रा चाहिए 20। अब ये जो 20 लाख है बेटा, इस केस में प्राइस 115, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स। तो अगर हम कहें भैया वैल्यू ऑफ जेड व्हेन डिविडेंड आर नॉट पेड, तो n प्लस डेल्टा एन P1I, और ये आपकी बच्चा वैल्यू, तो यहां पर भी वैल्यू आती है 1 करोड़ और यहां भी 1 करोड़। तो आप दोनों केसेस में देखेंगे बेटा वैल्यू क्या निकल कर आएगी, आपकी एग्जैक्ट 1 करोड़। ठीक है। अब 2 मिनट के लिए मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। ये जो वैल्यू मैंने अभी यहां पर 1 करोड़ 1 करोड़ निकाली है बेटा, ये है हमारी करंट वैल्यू, ये है दोस्तों हमारी करंट वैल्यू। अब आप अगर चाहो तो आप क्या कर सकते हो, वैल्यू आफ्टर 1 ईयर भी निकाल सकते हो। आप 1 साल बाद की वैल्यू भी देखोगे वो भी सेम आएगी। सर कैसे, मैंने कहा देखिए, आपके पास ऑलरेडी 1 लाख शेयर्स थे, प्लस यहां पर 1,07,692 और इशू कर दिए, और शेयर का प्राइस 65, ये 1 साल बाद की वैल्यू। 1 लाख ऑलरेडी थे, 17,391 इशू कर दिए, और 1 साल के बाद का प्राइस बेटा 115। तो ये आप अगर यहां से करेंगे 207,692 इंटू 65, ये आता है बेटा 1,34,94,9980, और यहां पर करेंगे तो 1,17,391 बेटा, यहां भी आता है 1,34,99,965। थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है बिकॉज ऑफ द राउंडिंग ऑफ, क्योंकि हमने यहां पर जो नंबर ऑफ शेयर्स है बेटा उन्हें राउंड ऑफ करा है, इस वजह से एक नॉमिनल सा छोटा सा डिफरेंस आ रहा है। वरना 1 साल बाद की देख लो या आप अभी की देख लो बेटा, सारी की सारी वैल्यूज आपस में क्या होंगी, बराबर। 1 साल बाद भी वैल्यू सेम है, एक आज की वैल्यू भी सेम है। तो आप डिविडेंड बांटो या ना बांटो, दोनों ही केसेस में आपकी वैल्यूएशन एकदम बराबर आएगा। बोथ सिनेरियोज विल हैव द सेम केसेस। आप डिविडेंड बांटोगे तो भी ठीक है, नहीं बांटोगे तो भी ठीक है। आई होप अब पहले एमएम मॉडल समझ में आ गया। तो एमएम मॉडल में बेटा यही आपके पास क्वेश्चन आता है, ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है जिसमें सारी चीजें मैंने आपको बता दी, प्राइस निकालना भी बता दिया, नंबर ऑफ शेयर्स भी आ गए, करंट वैल्यू भी आ गई, वैल्यू आफ्टर 1 ईयर भी आ गई। तो यहां पर हमने बेटा सारी पॉइंट्स को आपके साथ एक ही क्वेश्चन में कवर कर लिया। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूं अब यहां तक का सारा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है।
अब यहां तक का कंप्लीट करने के बाद बेटा आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करिए और मस्त तरीके से इसके अंदर कॉन्फिडेंस अपना टॉप नॉच पर लाइए। एंड वंस यू डू दैट तो देखिएगा कितना आसानी से आप अपना एग्जाम को क्रैक करेंगे। ऑलराइट दोस्तों, चलिए बाय बाय। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि अंत में पढ़ाई काम आऊगी। ठीक है दोस्तों, चलो सी यू सून इन नेक्स्ट वीक।